हुकूमत कह रही है ये फैसला आईनी नहीं है और इस पर हम अमल दरामद नहीं करेंगे। बाकी मैंने तो ये भी डिबेट सुनी है कि राना सनाउल्लाह दीगर लोग कह रहे हैं कि ये कहाँ पे लिखा है आइन में कि तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। ठीक, वो कह रहे हैं हम नहीं अमल करेंगे क्योंकि आईनी फैसला नहीं है। ठीक, तो ये क्या मामला कहाँ आगे? अच्छा, मेरा सिर्फ इसमें एक छोटा सी मेरी अर्ज़ है, इन्होंने मुनीज़े ने इख्तलाफ किया, इनका हक है, ये इख्तलाफ कर सकती हैं, हुकूमत भी इख्तलाफ कर रही है, उनका भी हक है। एंड ऑफ द डे अमेरिका देख लें, आप यूके देख लीजिए, बड़े बड़े फैसले होते हैं। अगर एक दफ़ा एक बेंच ने गलत फैसला दे दिया, चले मैं 1 मिनट के लिए ये भी आपकी बात मान लेता हूँ, आपकी राय है ना, गलत, मैं नहीं समझता गलत है, चले ये समझते गलत है, दे दिया ना, अब सिर्फ सैंक्टिटी के लिए, सिर्फ और सिर्फ निज़ाम को चलाने के लिए आपको फैसले पे अमल करना पड़ेगा। ये आप नहीं कह सकते, खुदा के लिए ये कितनी खौफनाक बात है कि आप ये कह रहे हैं कौन होते हैं वो 8 जज, क्यों ये फैसला दे दिया, नहीं हो सकता ये, किस, हाउ कैन यू से दैट। आपको पता है कल को 8 क्या 8 हों, 10 हों, 15 हों, कल को तो फिर आसान हो जाएगा काम कि जी बिकॉज एक सियासी जमात या हुकूमत या कोई और थर्ड पार्टी खुश नहीं है, भाड़ में जाएं, नहीं मानते इनकी बात, ये नहीं हो सकता। निजाम डूब जाएगा। आप कह रहे हैं कि उस पर अमल करना जरूरी होगा। कुछ ऐड करना चाहिए? नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए, आप जो बात करें ना प्रेसिडेंट की, तो लीगल प्रेसिडेंट भी कोई चीज़ होती है। कल को एक वकील जाएगा एक केस लेके, तो उसको रिलीफ क्लाइंट को नहीं मिलेगा, साथ वाले बंदा जो खड़ा है उसको मिल जाएगा। तो आप क्या लीगल प्रेसिडेंट, अगर मैं अदालत जाती हूँ एक केस लेके और मेरे पास ये प्रेसिडेंट है कि जी मेरे क्लाइंट को नहीं, जिस क्लाइंट ने प्लीड भी नहीं किया, जो केस में है भी नहीं, जजेस ने उनको रिलीफ दे दी, ये कैसे हुआ? मेरा एक सवाल है, मैं इसका पूरा अगर मैं कर लूँ, सो देखिए, जजेस जो हैं दुनिया में कहीं पॉपुलर जजमेंट नहीं देते। आप किसी भी अदने से भी वकील को पूछ लें तो वो पहली चीज़ ही पढ़ाई जाती है कि आपने कानून के तहत चलना है, आपने टीवी के टिकर नहीं देखने। क्या गवर्नमेंट मैलिफाइड था? क्या गवर्नमेंट की बदनीयती थी? बिल्कुल थी। क्या गवर्नमेंट चाहती है कि रिजर्व सीट्स उनके पास रहें और इनके पास ना जाएं? बिल्कुल सही है। तो मैंने इसलिए आपको कहा कि जो वो बिल लेके आए वो बदनीयती पे मबनी था, चूँकि वो रिट्रोस्पेक्टिव था, यानी कि इस जो पहले भी होता रहा वो भी उसके अंदर उन्होंने शामिल कर दिया। तो ये उनकी बदनीयती का था। और इसके अंदर आप इलेक्शन कमीशन को पकड़े, जो सही बात है वो करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंबल ले लिया वो गलत था, तो वो बुनियादी तौर पे गलत था। मगर मुझे ताज्जुब इस बात पे है कि पीटीआई के पास इतने बड़े बड़े वकील हैं, क्या उनको ये ख्याल नहीं आया कि वो कंप्लेनेंट बन सकते हैं? क्या उनको ये बात समझ नहीं आई कि कंप्लेनेंट भी जो है वो इसके अंदर होता है? उनको किसने आइडिया दिया था कि पीटीआई का नाम निकाल के आप सुन्नी इत्तेहाद का डाल दें? मैं इसमें सिर्फ एक एग्जांपल दे देता हूँ, वो ये है कि हम 4 लोग हैं, हम चारों की गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, ठीक है, उसमें से एक बंदे, आप जाते हैं, आप जाके कंप्लेंट लगाते हैं, FIR कटाते हैं, हम 3 FIR नहीं कटाते, बंदा पकड़ा जाता है, उसके पास से 4 गाड़ियाँ बरामद हो जाती हैं। तो यानी गाड़ी सिर्फ शहजाद इकबाल को वापस की जाए, ना मुनीसे को दी जाए, ना आरफा को दिया जाए, ना मंसूर को दिया, क्योंकि ये कंप्लेनेंट नहीं थे, उनकी गाड़ियां रिकवर हो गई हैं, पुलिस ने रिकवर कर ली है, लेकिन वापस ना की जाए क्योंकि उसने FIR नहीं कटाई। मेरा एक सवाल जजमेंट में से ही है, अगर 11 जजेस, 8 तो मेजॉरिटी फैसला है, इसके अलावा भी 3 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी जो जजमेंट थी 12 जनवरी की सिंबल वाली, उसको गलत इंटरप्रेट किया, उसकी गलत तशरीह की, हमने पीटीआई को इलेक्शन से बाहर नहीं किया था। इन्होंने एक भंड मारा है पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करके। तो फिर भी क्या अदालत को इलेक्शन से पीछे जाके इस प्रोसेस को दुरुस्त नहीं करना चाहिए था? अदालत को नहीं, देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द प्ली ना, कि अदालत के अंदर प्ली क्या जाती है। अब अदालत जो है वो ये तो नहीं कह सकती कि मैं पूरे जहान का सिस्टम ठीक करूंगा। जो उसके सामने केस है, जो वही उसी के ऊपर उसने अपनी करनी है ना। तहरीक इंसाफ, इमरान खान ने जलसा का कहा कि हम जलसा नहीं कर रहे हैं, हम जो है अब एहतजाज करेंगे सैटरडे के दिन रावलपिंडी में। कोई स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? क्योंकि 8 फरवरी के बाद उनको एक बड़ा बूस्ट मिला कि हमारा वोटर निकला है, हमें सीटें मिली हैं, कुछ सीटें उनका कहना था हमारे से चुराई गई हैं। आपको लग रहा है कि उसके बाद कोई स्ट्रैटेजी उनकी नज़र आ रही है इस सारी चीज़ को डील करने के, हुकूमत को कैसे टैकल करना है, इस आईनी तरमीम को कैसे रोकना है? देखिए, मुझे हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ही स्ट्रैटेजी, और वो स्ट्रैटेजी है कि बस कुछ ना कुछ करते रहो। सड़कों पे निकलो, कभी वो सड़कों पे निकल रहे होते हैं, कभी वो, मतलब कि दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू क्रिएट हेडलाइंस। अब उसका कोई मकसद है, वो कहीं एक लार्जर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि नहीं, उससे वो क्या वो सोच के कर रहे हैं, कैलकुलेशन के साथ कर रहे हैं, ये मुझे कभी भी नहीं नज़र आया। जब इमरान खान साहब पहले भी बाहर थे,
जब उन्होंने पार्लियामेंट छोड़ी, उसके बाद उनकी हुकूमतें थी, फिर वो छोड़ी, फिर उन्होंने जलसे शुरू कर दिए, फिर उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद जलसा लेके आ रहा हूँ, धरना लेके आ रहा हूँ, फिर वापस चले गए, फिर दोबारा आ गए। सो मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो ओवरऑल सिर्फ यही है कि बस हर वक्त हिलते रहो। वो होता है ना कि वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, विदाउट सॉर्ट ऑफ हैविंग अ डेस्टिनेशन दैट दे आर हेडिंग टुवर्ड्स। हमेशा मुझे उनकी यही एक स्ट्रैटेजी रही है कि वो कोई ग्रैंड प्लान नहीं है, बस रौला है और बहुत सा रौला है। सही है। मंसूर साहब, आपका क्या इस पे नुक्ता नज़र है? सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं फजल रहमान साहब पे कि अगर वो हमारे साथ खड़े हो गए तो शायद स्ट्रीट पावर भी दिखा देंगे, शायद नंबर भी बच जाए हमारे, या और कुछ स्ट्रैटेजी नजर आ रही है इसमें? जाहिर बात है इस वक्त दे आर स्टक अप इन अ कॉर्नर। ये जलसे करना, एहतजाज करना, मकसद वही है। मैं आरफा की बात से एग्री करता हूँ कि इवन तो शायद स्ट्रैटेजी ना हो, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इस वक्त जो उनकी लीडरशिप में देख रहा हूँ, मुझे उनके अंदर कोई दमखम नज़र भी नहीं आ रहा कि वो इससे पहले कोई इतना कोई उनका एक्सपीरियंस हो। मतलब बैरिस्टर गौहर ने इससे पहले कितनी कोई एहतजाजी रैलियाँ, एहतजाजी तहरीकें जो है उनको लीड किया, कभी भी नहीं किया हुआ। या पार्टी के अंदर जो सूरत हाल है, आप रऊफ़ हसन को हटा रहे हैं, शेख मैं आपके व्लॉग में सुन भी रहा था, आपने कहा रऊफ़ हसन को हटा के शेख वकास अकरम, क्या ये वजह है क्योंकि रऊफ़ हसन साहब ने वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम पे कुछ अरसे पहले कहा था कि हम फौज से बात करने के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, आगे भी करेंगे, हमसे बात करनी पड़ेगी, हमें भी बात करनी चाहिए, लेकिन इमरान खान अडियाला जैसे कह रहे हैं कि अब फौज से कोई बात नहीं हो सकती? नहीं, एक इंप्रेशन ये है कि शायद इस वजह से रऊफ़ हसन को हटाया गया। नहीं, मैं नहीं समझता। मेरी इतलात के मुताबिक रऊफ़ हसन के ख़िलाफ़ जो है वो पिछले 2-3 हफ्ते से ये सिलसिला चल रहा था कि पार्टी के अपने अंदर से आवाज़ें उठ रही थी कि इनको हटाया जाए। और शेख वकास अकरम की जहाँ तक बात है, हमाद अज़हर ने जब रिज़ाइन किया था तो पहले शेख वकास अकरम को उधर शिफ्ट किया जा रहा था। ये आवाज़ आ रही थी कि शायद उनको वहाँ पर जिम्मेदारी दे दी जाए, लेकिन चूँकि वो मीडिया के ऊपर ज़रा बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से बोलते हैं तो फिर ये जिम्मेदारी जो है उनको दी गई है। हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपको ये स्ट्रैटेजी को मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई एक्टिविटी वाकई जिस तरह आरफा कह रही थी वो करते रहते हैं, चाहे वो सक्सेसफुल हो या ना हो। उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर, आपको याद होगा, एक वो भूख हड़ताल का सिलसिला शुरू किया, किधर गई वो मतलब वो किसी ने अपनी भूख आने ही नहीं दी कि वो खत्म हो गई। 5 गुना ज्यादा दौरानिए की भी कर दिया। मैं कह रहा हूँ उससे 5-6 गुना ज्यादा का तो लोग इंटरमीडिएट फास्ट से कर लेते हैं। जी हाँ, तो वो मतलब आप देखें ना, एक फेल्ड स्ट्रैटेजी थी, उसका कोई सर पैर नहीं था, लेकिन की कुछ ना कुछ तो मतलब करते रहे। तो ये आई थिंक ये उसी का पार्ट है। आई डोंट सी कि उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा।